शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में आज की गिरावट के साथ। आज बड़ी गिरावट रही बाजारों में। निफ्टी और सेंसेक्स करीब 2% और गिरे हैं और निफ्टी में 12 अप्रैल के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट रही। इस गिरावट के बाद निफ्टी 2 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया। निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, पीएसयू बैंक, रियल्टी में भी 2 से 4% की कमजोरी हमने देखी। मार्केट का पूरा अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिला। चौतरफा तरफ बिकवाली का माहौल था और अगर निफ्टी की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 350 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली। इसके अलावा सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी आज और बैंक निफ्टी के भी सभी शेयर आज लाल निशान में ही बंद हुए। टेलीकॉम शेयरों ने लेकिन बाजार के चाल के विपरीत ही कारोबार किया और वजह यह थी कि भारती एयरटेल ने अपने टैरिफ में 20 से 25% की बढ़त कर दी है, जिसके चलते हमने देखा कि टेलीकॉम स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन था। और इसके अलावा माना जा रहा है कि बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां भी इसको फॉलो करते हुए नजर आएंगी। तो इसके विपरीत आज टेलीकॉम शेयर कारोबार कर रहा था। स्पेशली भारती एयरटेल में 4% तक की मजबूती देखने को मिली है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की भी अगर बात करें तो वहां पर भी 3% की गिरावट थी। एक बार नजर डाल लेते हैं टॉप गेनर्स पर। तो आज भारती एयरटेल लीड कर रहा था, लेकिन उसके अलावा एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील मामूली बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में भी कुछ बड़े लूजर्स पर अगर नजर डालें तो आज ऑयल इंडिया में कमजोरी थी। इसके बाद नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्राइट और यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मिड कैप में इंडेक्स में आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पर भी छोटे मझोले निजी और सरकारी बैंक सब तरफ बिकवाली का माहौल था, जिसमें कि आरबीएल बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, एसबीआई ये सबसे ज्यादा आज के सेशन में टूटे। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिसमें कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में भारत फोर्ज और एक्साइड में आज कमजोरी थी। वहीं दूसरी तरफ बॉश और टाटा मोटर्स में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। चलिए, तो ये आज का बाजार का मार्केट राउंडअप। लेकिन बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हमने आज क्यों आते हुए देखी, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी टिम्पी कालरा। करीब 5 कारण मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से आज बाजार के अंदर गिरावट की आंधी एकदम से थोड़ी तेज से आ गई। पहला था एफआईज की बिकवाली। लगातार एफआईज की तरफ से बिकवाली तो हो रही है, लेकिन जब आपके पास काउंटर करने के लिए कुछ स्टॉक्स ना हो या कुछ सेक्टर्स ना हो तो इस तरह की गिरावट आपको प्रेशर बनाती है। कुछ ऐसे हुआ। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई है। तो आज जब आप सारे नेगेटिव ट्रिगर के साथ ओपन कर रहे थे तो इसमें एफआईज की बिकवाली ने अपना दम दिखाया और ये बाजार को आज 200, 250, 300 पॉइंट तक भी नीचे लेके चला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यूरोप में कोविड के केसेस का बढ़ना। ये एक और अहम ट्रिगर है क्योंकि 30% ऑफ यूरोप इस समय डिस्टर्ब है, या तो लॉकडाउन से या तो वार्निंग से। तो अब हो सकता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो भी थोड़े बढ़ते हुए दिखे या फिर थोड़ा ट्रेड खराब होता हुआ दिखे। ये दूसरी वजह थी जो कि बाजार को परेशान कर रही थी, चिंता कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर भी कोविड की वेव आ जाए, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी तो पूरा देश ओपन अप इकोनॉमी के साथ चल रहा है। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में उछाल था, 93 से 96 हो गया। डॉलर इंडेक्स तब चलता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है या फिर डेट फंड्स बढ़ जाते हैं और दूसरे देश की जो उभरते हुए बाजार है उनकी करेंसी कमज़ोर होती है। ये तीनों ही भारत के लिए नेगेटिव हैं क्योंकि लिक्विडिटी की कमी, डेट का बढ़ना और उसकी अपनी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना, ये कमज़ोरी का सूचक है, बताता है। इसके अलावा जो चौथी बड़ा कारण था वो था किसान और पेटीएम। पहले तो कृषि कानून को लेकर बताता हूँ। सरकार का ये एक व्यू पॉइंट था कि उन्होंने इस तीनों कृषि कानून पे वापस से विचार करने के लिए बोला है और इसको रद्द करने की प्रोसेस को भी शुरू कर दिया। ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित और इकोनॉमिक के जानकार कहते हैं कि सरकार का थोड़ा अच्छा स्टेप नहीं है। इसमें सरकार की जो एक रिफॉर्मिस्ट की छवि थी, एक विकास वाली छवि थी, उसको थोड़ा धूमिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये टैग लग जाएगा कि ये पार्टी तो चुनावों वाली पार्टी है। इसलिए बाजार को थोड़ा पसंद नहीं आया। और पांचवा बड़ा कारण था पेटीएम से मूड खराब हो गया है क्योंकि जैसे उसकी लिस्टिंग हुई तो उस दिन 25% टूटा, आज बैक टू बैक फिर से गिरावट इसके अंदर आई है। तो रिटेलर्स जो निर्भीक होकर आईपीओ के अंदर या मार्केट के अंदर आते थे उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा और मैं ये कहूँगा भाव और भावनाएं दोनों ही आहत हुई हैं इस पेटीएम वाली लिस्टिंग से। तो ये आज के 5 बड़े कारण थे। अब बाजार के जानकार क्या कहते हैं। गोल्डलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह ने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि अभी बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
दिवाली के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट थी, ओवरहीटेड थी, एक फ्रेंजी था क्योंकि हर कुछ चल रहा था मार्केट में और चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी के कारण हम लोग ने कहा कि 18,500-600 में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और धीरे धीरे मार्केट ये 1000 पॉइंट ऊपर से चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 2.5 वीक्स, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स काफी स्टेडी रहे थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरे एक महीने में अर्निंग्स काफी अच्छी रही हैं। यू नो, कंपनीज हैव कम अप विद वेरी गुड अर्निंग्स, दे हैव बीन बीटिंग द स्ट्रीट्स, बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग ने टाटा स्टील जैसे स्टॉक में देखा। और उसके बावजूद आई थिंक मार्केट्स में फॉल आई। सो मार्केट हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज, जो एक अच्छी साइन नहीं है। दूसरी ओर एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड आदित्य नारायण का आईटी शेयरों पर तेजी का नजरिया है और ये सेक्टर उन्हें क्यों पसंद आ रहा है, सुनते हैं। So I think I would be, if I were to really compare them, I'd probably be more bullish on IT than I would be on real estate, to put it very simplistically. Because I think there are a couple of elements as far as the demand cycle is concerned. The first is that it is global. The second is it is broad-based. And the third is that, you know, India is particularly well positioned as far as this space is concerned. And I would tend to argue that when the underlying demand cycle is very strong, it's going to be less vulnerable to what happens on global macro. I think you do need to back it, and you will likely see reasonably decent returns for a sustained period of time. Now, I think, is there an element of cost pressure that are accelerating? Quite clearly so. Are those cost pressures as exaggerated as you see some of the headlines? We would tend to believe not. We also tend to believe that that's the space where supply can come in, particularly from an India company perspective. Supply can come in relatively faster than what people will tend to anticipate. रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। एयरटेल के ग्राहकों को अब बात करने के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी। 26 नवंबर से कंपनी के प्रीपेड प्लान्स 20 से 25% तक महंगे हो जाएंगे और अब एयरटेल का मिनिमम वॉइस टैरिफ प्लान 25% महंगा हुआ, जो कि अब 79 रुपए के बजाय 99 रुपए का होगा। और इसके अलावा सभी वॉइस और डेटा प्लान औसतन 20% महंगे हो जाएंगे। एयरटेल जल्द ही अपने पोस्टपेड प्लान्स भी महंगे कर सकता है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही जियो और वोडाफोन आइडिया भी अपने प्लान्स महंगे करने का ऐलान कर सकते हैं। एयरटेल की तरफ से बताया गया है कि कंपनी का प्रति व्यक्ति औसत रेवेन्यू यानी ARPU 150 रुपए के करीब है, जिसे आने वाले दिनों में 200 रुपए और भविष्य में 300 रुपए करने का लक्ष्य है। सितंबर में एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा था कि टैरिफ बढ़ाना जरूरी है क्योंकि मोबाइल कंपनियों का रेवेन्यू काफी घटा है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। We were at 204 rupees before Jio came in 2016 September. And at that time, the consumption of data was less than 1 gigabyte a month. It was more like 850 MB. Today, we are at less than 150 and the consumption is 17 gigabytes a month. So the deal that has to be there for the customers is they must enjoy the data that they are used to now, 16, 17, 18 gigabytes. But can we just go back to where we were in 2016 when they were consuming 1/16th or 1/20th of what they're consuming today? And in real terms, after 5 years to spend 200 means they're actually spending 160, 170 if you count for inflation. So that's all we're looking at. So that much we have to get to. Without that, you will be in either negative or low IRRs for the industry. That cannot be acceptable for an industry which has massive capital expenditure. Which industry, whether take large fertilizers, refineries, steel industries, which industry spends every year 20,000 plus crores on its capex? None. And then I'm not even adding the spectrum, which is another burden that comes every 1, 2, 3 years. So 25, 30,000 crores, it has to go every year. And this is not going to stop. 5G will move to 6G, more digital requirements will come through, more data centers will be required. You need to generate capital. And then you finally, for God's sake, after 25 years, need to give something back to the shareholders. My desirable level is 300 rupees. That will be bold. I think that we are not anywhere close to, but to get to 200 will be a very justified approach to tariffing.
3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद इस पर मुहर लगाने के लिए सरकार बुधवार को कैबिनेट में इस पर चर्चा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस कानून की वापसी पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट के बाद इन बिलों को 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा और इसकी वापसी पर कानूनी मुहर लग जाएगी। हालांकि किसान इन तीनों बिलों को वापस लेने के सरकार के ऐलान के बाद भी अपना प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। वो लखनऊ के इको गार्डन में अपनी महापंचायत करेंगे और दिल्ली के बॉर्डर के पास 26 नवंबर को इकट्ठा होंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन करेंगे। सरकार के तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने से रिफॉर्म की गाड़ी को झटका लगा। ये कानून कहीं से भी किसान विरोधी नहीं था, ये कहना है ईटी नाउ के कंसल्टेंट एडिटर स्वामीनाथन अय्यर। उन्होंने इसके गंभीर परिणाम बताए। ये बहुत बुरी चीज हुई है जो मिस्टर मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू था और इतना कोई रेडिकल रिफॉर्म नहीं था कि इतना एजिटेशन होना चाहिए। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि उन्होंने फार्मर्स एंटी फार्मर पॉलिसी की है। नहीं जी, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन है, इतने सालों से किसानों का सबसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशन वहां है। आंध्र प्रदेश में कन्फेडरेशन ऑफ फार्म एसोसिएशन चंगल रेड्डी का है। उन्होंने भी बोला ये रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं फार्मर्स के लिए। कोई नहीं, अगर आप देखेंगे अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, वेस्ट बंगाल में कोई किसान को इश्यूज पे उनको नफरत नहीं है। सिर्फ जो यूपी और वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा इस एरिया का फोकस है। इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी है, वो बोलते हैं कि अगर पूरे किसानों को देखें, उनके सिर्फ 6% लोग ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का फायदा उठाते हैं और 94% नहीं उठाते। मगर ये जो 6% है वो उन्होंने जम के हजारों लोगों को बिठा दिया। जो सड़कें हैं दिल्ली के बगल में, उनको सब बंद कर दिया। और ऐसे टैक्टिक्स तो बहुत से डेमोक्रेसीज में होते हैं। अमेरिका में ऐसे हुआ है, यूरोप में बहुत मुल्कों में फार्मर्स ने ये बंद किया, वो बंद किया, अमेरिका नहीं चलने देंगे। जापान में हुआ, कोरिया में हुआ। तो डेमोक्रेसीज में ये होता है कि फार्मर्स ऐसे दंगाबाजी करते हैं। दंगाबाजी शायद ठीक लफ्ज नहीं है, मगर अपना मसल दिखाते हैं कि भाई हम सब चीज को रोक सकते हैं अगर आप हमें सरेंडर ना करें। और मिस्टर मोदी ने सरेंडर कर दिया। मगर अगर इस पे उन्होंने सरेंडर कर दिया तो और चीजों की भी तो सरेंडर हो सकता है। हर एक ट्रेड यूनियन बोलेगा, अरे अगर किसानों ने अपने दम दिखाया और इसको रोक दिया। मिस्टर मोदी कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। अभी बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन वगैरह प्राइवेटाइज के बातचीत हो रही है 2 साल से। मगर उसके ऊपर मोदी साहब ने बोला था कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनमें से एक छोटा लिस्ट बनाएंगे जो बहुत जरूरी है, उनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और सबको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। आप सोचिए कि अगर इतने पता नहीं 100-200 कंपनी को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो हर एक प्राइवेटाइजेशन में ट्रेड यूनियन जहाँ उठेंगे और हल्ला मचाएंगे। अगर वो सोचते अरे मिस्टर मोदी इतने स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, एक्चुअली कमजोर है, शेर नहीं है, वो तो खरगोश है। उनको हम डरा सकते हैं और वो रिट्रीट कर देंगे। तो ये सब प्राइवेटाइजेशनों में ये प्रॉब्लम आपको होने वाला है। इसके अलावा देश के कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इससे रिफॉर्म की गाड़ी को झटका लगेगा। शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट हैं अनिल घनवर साहब, जो एससी अपॉइंटेड कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार के इस फैसले पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
ये फैसला तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए और पूरे देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 सालों से शेतकरी संगठन रिफॉर्म्स मांग रही थी। जो कानून इस देश में है वो किसानों का शोषण करने की सहूलत देने वाले कानून है। ये बदल के कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए जो किसानों को मंडी की आजादी दे, जो किसानों को तकनीक की आजादी दे। इसलिए पिछले 40 साल से हमारी मांग रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था कि इन कानूनों में बदलाव लाके कुछ नए रिफॉर्म्स लाके किसानों को मंडी की आजादी देने का प्रयास किया था और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को में सुधार लाके किसानों को लूटने का जो हथियार है उसको कुछ कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी को वो रिपील करना पड़ा। ये फैसला बिल्कुल गलत है किसानों के नजरिए से, ये नहीं होना चाहिए था। और जिस व्यवस्था की वजह से किसान लूटा जा रहा था, यही व्यवस्था अगले कई साल जारी रहेगी और किसान आत्महत्या करता रहेगा। ये हमें कहना है बारे में। ओके सर, आप बने रहिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी हैं जो पूर्व कृषि सचिव है और जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। सर, आपकी राय हमेशा न्यूट्रल रहती है, एग्री मामले की आप अच्छी पकड़ है आपकी। इन कृषि कानूनों के जाने के बाद क्या अब किसानों की हालत बेहतर हो जाएगी, आपको क्या लगता है, या पहले बहुत अच्छी थी, ये कानून आता तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती? बिल वापसी से, ऐसे में अगर बिल की वापसी होती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? देखिए, मैंने इस पे 2 आर्टिकल्स लिखे हैं, एक प्रिंट में लिखा है, एक मनी कंट्रोल में लिखा है, आज ही छपा है, वो पढ़ लीजिए, आपके जो देखने वाले हैं वो भी पढ़ लें। ये इतने कॉम्प्लेक्स सवाल हैं कि इसका जवाब ऐसे यस और नो में देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की जरूरत है और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये अब सड़क यहाँ आके खत्म हो गई है। राज्य सरकारें, मुझे लगता है कि जो भी अपने यहाँ मुनासिब नीतियां होंगी वो नीतियां वो बनाएंगी जिससे कि उनके किसानों को फायदा हो सके, उनकी मार्केटिंग बेहतर हो सके। और मार्केटिंग तो सिर्फ एक चीज है, पूरे कृषि सेक्टर को अगर देखा जाए तो मार्केटिंग उसका एक एस्पेक्ट है। मैंने आज लिखा है कि इन कृषि कानूनों के जरिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या 6 चैलेंजेस हैं जो आगे भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार फेस करेंगी। ओके सर, एक आर्टिकल तो मैंने पढ़ा था आपका। सर, अब इसके बाद क्या अगर इस फैसले के बाद रिफॉर्म की रफ्तार को झटका नहीं लगेगा? क्योंकि अब कोई भी एग्री कानून, नए रिफॉर्म अगर एग्री सेक्टर से रिलेटेड होंगे तो सरकार इतनी आसानी से नहीं लाएगी, काफी सोच समझ के और काफी इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा आपको नहीं लग रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हम जिस तरह के सिस्टम में हैं, एक फेडरल सिस्टम है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का एक रोल है। मिसाल के तौर पे अगर कल को गुजरात या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश की सरकार ये फैसला करती है कि उसको मार्केटिंग का कानून इसी राह पे बनाना है जिस राह पे केंद्र का कानून था, तो वो बना सकती है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि अब बिल्कुल ये रुक जाएगा। दूसरी बात ये है, ये वाला कानून तो चलिए किसानों के एजिटेशन की वजह से विड्रॉ हुआ या रिपील होगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। लेबर लॉ पार्लियामेंट ने पास किया था पिछले साल, लेबर कोड, अभी तक तो उसके रूल्स नहीं नोटिफाई हुए। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक निगोसिएशन का प्रोसेस है, वो निगोसिएशन चल रहा है और मुझे लगता है कि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब कृषि क्षेत्र में सुधारों का खात्मा हो गया है। रुक करेंगे एक्सक्लूसिव खबर की ओर। स्पाइसजेट एयरलाइंस के बेड़े में 737 मैक्स एयरक्राफ्ट करीब 28 साल बाद वापसी कर रहा है। इस एयरलाइन की क्या खासियत है और यात्री कब से इस एयरक्राफ्ट से सफर कर पाएंगे, इस पर संवाददाता समीर दीक्षित ने एक्सक्लूसिव बात की स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह से। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ स्पाइसजेट एयरलाइन के सीएमडी मिस्टर अजय सिंह मौजूद हैं। ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ही क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और एयरलाइन की क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, सबसे पहला सवाल यही कि 737 मैक्स एयरक्राफ्ट लगभग 2.5 साल बाद वापसी कर रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के?
देखिए, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ हम इंडक्ट कर सकें, यही हमारा प्लान है। जैसे आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये है। इसमें जो एक तो अगर आप पैसेंजर के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक क्वाइट एयरक्राफ्ट है। 40% इसका जो साउंड है वो कम है। जो सीट का पिच है, जो आपको पैर आपके फंसते हैं, जैसे जब हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हैं, इसमें जगह बहुत है। 3-4 इंच ज़्यादा जगह आपको मिलती है, तो कंफर्टेबली आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो आप जैसे आप ज़मीन पे जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस हवाई जहाज में उड़ेंगे तो 31 दिसंबर से पहले वो इंटरनेट भी आप यूज़ कर पाएंगे। और आप अपना व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं ब्राउजिंग करें। एक वॉइस कॉल हम थोड़े दिन अलाउ नहीं करेंगे, दूसरों को उससे कठिनाई होती है, लेकिन हम अदरवाइज पूरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी अलाउ करेंगे। दूसरी तरफ जो एयरलाइन का जहां तक सवाल है, तो एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट जहाज है। 20% कम पेट्रोल, और आज आप जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर टैक्स भी भारत में बहुत लगता है फ्यूल पे, तो एयरलाइन का भी बहुत फायदा होगा। 20% फ्यूल कम खर्च करता है ये, और इंजीनियरिंग कॉस्ट भी कम है। कई प्रकार से एक एफिशिएंट एक जहाज है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको इंडक्ट करें। 13 जहाज हमारे यहाँ पर भारत में खड़े हुए हैं इस समय। 2 जहाज, अब दूसरा जहाज इनफैक्ट अभी अहमदाबाद अभी उड़ान भरी रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगले कुछ 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि 13 जहाज ये जो है ये वापस आ जाएं सर्विस में, और नए जहाज़ों की डिलीवरी भी दिसंबर में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या इस वक्त इन नए बोइंग 737 मैक्स के जरिए आप डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना चाहेंगे या आप इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस बनाएंगे? देखिए, अल्टीमेटली ये जहाज़ हमारा बैकबोन है, और जितने हमारे पुराने जहाज हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे इन नए जहाज़ों के साथ। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे यही जहाज़ उड़ेगा। और अभी तो हम दिल्ली और बम्बई के बीच में इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में बाकी शहरों में भी, और फिर दुबई के रूट पे भी शायद ये जहाज़ उड़ेगा। आपने कहा कि आप नए एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में, अपने फ्लीट में शामिल करने का आपकी प्लानिंग है। उसकी क्या फाइन डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगले 2 वर्षों में 50 नए जहाज हम इंडक्ट करेंगे मैक्स अपने बेड़े में, और कुछ जहाज तो एडिशंस होंगे, और कुछ जहाज ऐसे होंगे जो पुराने जहाज हमारे जो वापस जा रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट्स होंगी। तो बल्क ऑफ द फ्लीट अब हमारी मैक्स की ही होगी। अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि सारे जहाज हमारे या तो मैक्स के हों, या वो छोटे जहाज जो छोटे शहरों में हमारे प्रोपेलर जहाज जो जाते हैं वो रहें। स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह ने 18 न्यूज़ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो कार्गो डिवीजन पर तेजी से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत में कार्गो हब बने। देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए, और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक $30-40 मिलियन का बिजनेस था, वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं। और जो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमसे चर्चा कर रहे हैं, तो एक हमारा एक स्पाइसजेट का एसेट क्रिएट हुआ इस पीरियड में, और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए, एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं, और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था, वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए, और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें, और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइसजेट एक अहम भूमिका निभाए।
इतना ही नहीं, शादियों के सीजन को भुनाने के लिए स्पाइसजेट ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत शादी वाले परिवार मेहमानों को ले जाने के लिए चार्टर प्लेन को बुक कर सकते हैं। स्पाइसजेट के इस ऑफर में क्या खास होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। शादियों का सीजन है और स्पाइसजेट एयरलाइन भी तैयार है एक बेहद आकर्षक योजना के साथ, ताकि आपकी शादी को काफी यादगार बना सके। इस योजना का नाम है दिल वाले दुल्हनिया उड़ा ले जाएंगे। इस योजना के तहत स्पाइसजेट एयरलाइन चार्टर सेवा मुहैया कराएगी। आप Q400 हवाई जहाज से लेकर के बोइंग 737 हवाई जहाज बुक कर सकते हैं बतौर चार्टर एयरक्राफ्ट, जिसमें आप 90 मुसाफिरों से लेकर के 90 यात्रियों से लेकर के 212 अपने गेस्ट को ले जा सकते हैं। यानी कि अगर संख्या कम है, आप सिर्फ 90 अपने जो वेडिंग गेस्ट हैं उसको ले जाना चाहते हैं तो आप Q400 बुक कर सकते हैं। अगर गेस्ट की संख्या ज्यादा है तो आप बोइंग 737 एयरक्राफ्ट बुक कर सकते हैं। दरअसल आंकड़े ये कहते हैं कि अगले एक महीने में भारत में तकरीबन 25 लाख शादियां होंगे, जिसमें तकरीबन 3 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा। ऐसे में अगर आप बेहद आकर्षक या बड़े लेविश स्टाइल में शादी कर रहे हैं तो उसमें स्पाइसजेट भी इस शादी को यादगार बनाने के लिए ये चार्टर सर्विस मुहैया करा सकते हैं। एयरलाइन की कोशिश ये है कि न सिर्फ शादी यादगार हो, बल्कि अपने लिए रेवेन्यू या कमाई के लिए भी नए दरवाजे, नए रास्ते तलाश सके। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको क्या है खास आज मनी मंत्रा में, और साथ ही मिलवाएंगे हमारे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहें। आज मनी मंत्रा में हमने बात की है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। कैसे रिटायरमेंट की आप जब प्लानिंग करते हैं तो एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कहां आप एनपीएस के लिए खाता खोलें और कैसे चुने अपने निवेश के लिए स्कीम, तमाम बारीकियों पर चर्चा हुई है आज मनी मंत्रा में। देखिए। हमारे साथ हैं खास मेहमान भी, मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और NSDL ई-गॉव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के VP नितिन जोशी। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम रिटायरमेंट का जो एक बेहतरीन विकल्प जिसको माना जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम, उसकी बारीकियों पर बात करेंगे। तमाम दर्शकों को समझाएंगे कि एनपीएस में आपको कैसे और कहां निवेश करना चाहिए, किस तरह के निवेशक के लिए किस तरह की स्कीम जो कि एनपीएस के अंतर्गत आती है उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए। तो अर्नव जी, रिटायरमेंट की जब भी बात हो तो एनपीएस को कंसिडर करना कितना जरूरी है? देखिए, आपके पास जब भी आप रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास कई विकल्प होते हैं। तो उसमें प्योर डेट ऑप्शंस होते हैं, प्योर इक्विटी ऑप्शंस होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक उसके साथ आज की तारीख में अब देश के सभी नागरिकों के पास एक एनपीएस का भी विकल्प है, जहां पर आप स्पेसिफिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के मकसद के साथ यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अब एनपीएस की खासियत क्या है ये मैं कह देता हूं। एक तो बात ये है कि एनपीएस में आपके पास एक चॉइस रहता है कि आप अपना पैसा जो है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो ग्रोथ के लिए है, जहां पर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, वो किस तरह निवेश कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस में आपके पास ऐसा चॉइस नहीं होता कि आप डिसाइड करें और वो डिसीजन को बीच में भी बदले। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो आप बदल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये भी है कि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी है। नॉर्मली आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट मिलती है, तो यहाँ पर एक 50,000 रुपीज का एक एडिशनल डिडक्शन भी आपको मिलता है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आपको नॉर्मली जो रिटायरमेंट ऑप्शंस है वहां पर लोग भूल क्या कर बैठते हैं कि वो अपना पैसा जल्दी निकाल लेते हैं या किसी और गोल के लिए निकाल लेते हैं। तो आपके लिए ये भी जरूरी है कि आपका रिटायरमेंट का पैसा वहीं पे लगा रहे और कंपाउंडिंग का बेनिफिट कमाए। तो ये भी शक्य है एनपीएस में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इन अ सॉर्ट ऑफ वे 60 इयर्स तक एक लॉक इन जैसा रहता है। तो उसके बाद भी आपके पास एक चॉइस रहता है कि आप 60% एक विड्रॉ करें लमसम में और दूसरे का एन्युइटी। तो ये सभी चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से एनपीएस आपके पूरे जो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है उसका एक हिस्सा बन सकता है।
बिल्कुल। तो नितिन जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग एनपीएस को ना, क्योंकि इसमें एडिशनल आपको 50,000 की टैक्स छूट मिलती है, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट की बात हो, भले ही मैं पीपीएफ की बात करना चाहूँ यहाँ पे, जिसको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रिटायरमेंट के तौर पर देखा जाता है, या एनपीएस की बात करूँ, लॉक इन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना गलत होगा अगर कोई केवल टैक्स बेनिफिट के लिए एनपीएस का इस्तेमाल करता है? और दूसरा, 60 साल तक रहना किसी भी एनपीएस ही नहीं, किसी भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट में कितना जरूरी है? नमस्कार। देखिए, आपने बहुत सही बात बोली है कि जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं, जो अभी साहब ने भी बहुत पहले बहुत सही बात बोली। हम रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना शुरू करते हैं, मगर उस स्टेज तक, उस उम्र से पहुंचने से पहले ही किसी ना किसी रीजन से उस पैसे को निकाल लेते हैं। जब हम कॉर्पस बनाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एम के साथ डिसेंट इनफ अमाउंट हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और क्योंकि हम जल्दी एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट के हिसाब से शुरू कर रहे हैं, तो उसका एक कॉर्पस भी ठीक ठाक अमाउंट का एक बन जाता है। तो जैसे जैसे हमारा आगे समय जो निकलता जाता है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हमारी नजर उसी पैसे पे जाती है, क्योंकि वो हमको काफी ज्यादा दिखता है। और अगर उसमें हम लॉक इन नहीं रखते हैं, अगर हम उसमें डिसिप्लिन नहीं रखते हैं इन्वेस्टेड रहने का, तो क्या होगा, जब एक्चुअल में हमको उस पैसे की जरूरत होगी रिटायरमेंट के टाइम, जब हमारे आगे से आने वाली जो इनकम है वो बंद हो जाएगी, तब हम रियलाइज करेंगे, जो काफी लोग अनफॉर्चुनेटली करते हैं आजकल, कि आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस नहीं है अपने आगे की 20-25 साल की जिंदगी को काटने के लिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप लॉन्ग टर्म तक सिस्टम में रहें। तो एक लॉजिकल पॉइंट ये भी आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। खाली टैक्स के बेनिफिट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ना करें। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स हैं, नो डाउट, बहुत यूनिक टैक्स बेनिफिट्स हैं, मगर आप एनपीएस को खाली एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ना यूज करें, बल्कि अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से यूज करें। तो खाली 50,000 के हिसाब से ना करें, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, जितने लंबे टाइम तक आप सिस्टम में रह सकते हैं रहिए, और उसके बाद ही आप उसका एक परिपूर्ण रूप से फायदा उठा पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा एनपीएस की बारीकियों में अब जाते हैं। तो अर्णव जी, सबसे पहले तो एनपीएस का खाता अगर मुझे खोलना हो तो ये कैसे खोला जाता है? और एनपीएस में जब निवेश करना हो तो किस तरह के विकल्प हमारे सामने होते हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें किस तरह की स्कीम्स जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विटी, डेट और दोनों का मिश्रण का भी एक ऑप्शन मिलता है, जो मेरे ख्याल से आप अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ओवरऑल रिटायरमेंट को लेके आपका मकसद क्या है, आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए, उसी के मुताबिक आपको स्कीम्स भी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो किस तरह से स्कीम्स का सिलेक्शन होना चाहिए और किस तरह के निवेशक के लिए किस तरह की स्कीम सही होगी? देखिए, जो पहला आपका प्रश्न था कि इसे कैसे खोला जा सकता है, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, ऑनलाइन और फिजिकल। तो फिजिकल ऑप्शन में जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, यानी कि जो जगह जहां पर ये तय किया गया है कि वो ये पूरा एनपीएस का ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, जो बैंक्स हो सकती है, पोस्ट ऑफिस हो सकती है, तो वहां पर जाके आप फॉर्म भर के अपना केवाईसी करवा के एक अकाउंट खोलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की। देश में डिजिटल क्रांति में अहम योगदान देने वाली कंपनी पेटीएम को आज हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। 30 करोड़ यूजर्स के साथ पेटीएम देश के तकरीबन हर हिस्से में लोकप्रिय है। कैसा रहा कंपनी का सफर, आइए देखते हैं। शुरुआत तो मोबाइल रिचार्ज के काम से हुई थी, लेकिन देश में आई डिजिटल क्रांति के साथ उस कंपनी ने न सिर्फ अपने कदम बढ़ाए, बल्कि इसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक पहुंचाकर देश का लीडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप भी बन गया। यही वजह है कि पेटीएम के नाम से हर कोई वाकिफ है। If you believe that India will be economy coming after the Western economies in Asia, then you have to believe in Paytm. देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली पेटीएम को हमने चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। पेटीएम करो। आज देश में 30 करोड़ लोग अपनी खरीदारी के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 2 करोड़ कारोबारी और बिजनेसेस में इसके जरिए डिजिटल पेमेंट होता है। इस ऐप की मदद से टिकटों की बुकिंग, बिल पेमेंट के साथ साथ बैंक डिपॉजिट और रेमिटेंस जैसे कई काम हो रहे हैं।
2009 में लॉन्च होने वाले पेटीएम को इस मुकाम पर पहुंचाने के पीछे यूपी के अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय शेखर शर्मा की मेहनत और विजन का हाथ है। दिल्ली में एक किराए के ऑफिस से शुरू हुई पेटीएम तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की बड़ी मोबाइल वॉलेट ऐप बन गई। 2016 में नोटबंदी के वक्त पेटीएम के यूजर्स की संख्या 40 करोड़ पहुंच गई। उस दौरान इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे थे। फोर्ब्स मैगजीन ने विजय शेखर शर्मा को 2017 में भारत के सबसे युवा अरबपति की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। 2018 में वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में $300 मिलियन का निवेश किया। BH इंटरनेशनल होल्डिंग्स के जरिए हुआ ये भारत में बफे का पहला निवेश था। इसके साथ ही सॉफ्ट बैंक, एंट ग्रुप, AGH होल्डिंग्स और एलिवेशन कैपिटल जैसे विदेशी निवेशक भी पेटीएम से जुड़े हैं। लीडिंग पेमेंट ऐप पेटीएम लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। 5 करोड़ 80 लाख अकाउंट होल्डर्स के साथ पेटीएम देश का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है। वहीं पेटीएम मनी भी पहले साल में ही देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके जरिए SIP, स्टॉक ब्रोकिंग, डीमैट सर्विसेज और NPS जैसी सेवाओं से बड़ी तादाद में निवेशक जुड़े हैं। आज पेटीएम में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में इनोवेशन के जरिए पेटीएम का मिशन उन 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है जो देश के बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। 18,300 करोड़ रुपए का IPO लाने वाले पेटीएम की शेयर बाजार में एंट्री भले ही थोड़ी कमजोर रही, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर नए मुकाम को हासिल करने का हौसला खोया नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार करते हुए कंपनी का मिशन पेमेंट और क्रेडिट में अपने लिए बेहतर अवसर तलाशना है। पेमेंट और क्रेडिट पर फोकस करते हुए न सिर्फ कंपनी मौजूदा चुनौतियों को मात देना चाहती है, बल्कि मार्केट लीडर बनकर कंपनी के लिए सुनहरे भविष्य की इबारत भी लिखना चाहती है। ET Now स्वदेश। तो आज हमने स्वदेश हीरो पेटीएम को चुना है। पेटीएम के CEO और MD विजय शेखर शर्मा स्वदेश आर में हमारे साथ जुड़े और उनसे बात की ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। From an unknown brand, it has become an unforgettable company. सपने देखो तो हिंदुस्तान में देखो और विजय शेखर शर्मा जैसे देखो। पेटीएम सक्सेस स्टोरी, इट इज़ एन क्लियर इंडिकेशन ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल लुक ईजी। मैं ये बता सकता हूँ, जो आप बोल रहे हो सपने देखो, तो मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ। इस देश में सरनेम की बड़ी इज्जत होती है, मतलब आपका सरनेम क्या है। और आज मेरा सरनेम जो बहुत ही मोस्ट कॉमन सरनेम है, उससे ज्यादा आउटलायर फीलिंग नहीं हो सकती। कितना कॉमन है उतने ही मिलियंस ऑफ लोगों का सपोर्ट है। फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर्स टू बिलीव दैट यस देयर इज एन इंडिया ड्रीम एंड यू कैन डू व्हाट यू विश टू एंड try achieving something. And obviously we haven't yet achieved a fraction of what we can, obviously, but this is just an acknowledgement of that there is so much of huge support, demand and need in India for us to do so much. मेरे किसी फैमिली में कोई बिजनेस वाला कभी नहीं था। हम सब लोग टीचर फैमिली से हैं। मेरे फादर टीचर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर वैद्य थे विजयगढ़ में, अलीगढ़ के पास। मैं हरदुआगंज से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी सैलरी 10,000 20,000 वो वाली कैटेगरी के लोग हैं। और कभी ये हमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि आप एक कंपनी बना सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है निकुंज भाई, कि कंपनी बनाने का मतलब है कि आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगी। एक्चुअली मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। 30 साल पहले जब मैं 1990 में, आप सोचो 11वीं 12वीं में आया था, तो सबसे बड़ी एस्पिरेशन थी कि अच्छी नौकरी, और सबसे अच्छी नौकरी IAS की नौकरी। ऐसी वाली बैकग्राउंड से आया हूँ। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं से भी आओ, किसी भाषा से आओ, किसी भी देश के कोने से आओ, आपको भारत में अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की और कुछ अपना बनाने की। I come from a small town, and for me it's such a pride to see what you've achieved as an entrepreneur. But Vijay, you'll appreciate that you're a listed company, and when you become listed, there is scrutiny, quarterly performance, more analyst call, everybody will talk about the stock. Somewhere the stock is down today. I'm not getting into why, but I'm generally trying to take a general sense that where is the company headed. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एनालिस्ट भी जानते हैं that ये एक tough business है. It's a business where in the short term there is very limited
scope to make profit. How would you defend your critics? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है उनको मैं क्रिटिक या वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है. तो दे आर सिटिंग ऑन एन ओपिनियन ऑफ आर्टिकल दैट दे रेड विच इज एन ओपिनियन ऑन अ सिचुएशन. सो ओपिनियन ऑफ एन ओपिनियन के बेसिस पे कुछ कहना मैं कहूँगा बहुत लॉन्ग शॉट होता है. तो आई रिस्पेक्ट व्हाट पीपल कैन से और थिंक अबाउट इट टिल द टाइम पीरियड they understand that something new takes time to be understood. Results that we are seeing in our performance month on month, week on week. Obviously, stock market and analysts will hopefully see what our next few quarters are, and then they would hopefully understand by that time. The very model of that you can build a financial services company led by acquiring customers on payments is something new for this country. All investors. We don't know when the company will make profit and whether it will make profit. Was that a general statement, or that is something which we should now take it seriously, that you have no plans to walk on the profit path? That's it. नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो ऑब्लिगेटली डिस्क्लेमर है, तो वो 100% कंपनीज को जिनके लॉस मेकिंग है, बिकॉज यू कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी विच इज इन फ्यूचर इज द रीजन दैट यू हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर. द ओनली सर्टेनिटी आई कैन से इज दैट we understand what we offer to the customers and what customers pay us. As a revenue model, as a business model, it is phenomenally amazing to know that what we are sitting at a cusp of. I wish I could speak the numbers of my this month, last month. Obviously, we are governed by what disclosures at a different rate of time can come. So hopefully, I can tell you something. There are large companies out there, public companies, who did something in 20 and 30 years, and we've done order of magnitude bigger and something of their size in 30 or 20 or 30 months. That level of, because we can't declare the numbers, we can't publicly talk about those numbers. I can only say this, कहते हैं ना कि जब रिजल्ट बोलेंगे तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Being relevant for a customer and being relevant for an shareholders, ये दो अलग अलग चीजें हैं. आप ये दोनों कैसे बखूबी से निभाएंगे? बिल्कुल. वेल, धीरे धीरे करके बिजनेस मॉडल समझ में आता है. बहुत सारी कंपनियां हैं. आप इंटरनेट कंपनी, चाहे वो यूएस में लिस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में लिस्ट हो, बिकॉज हम सब लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो मोरलेस अर्ली फर्स्ट और सेकंड कंपनियां होते हैं, और सबकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल डिफरेंट होती है, और वो टाइम लगता है लोगों को समझने में. Relevant for customer is primary obligation. Relevant for stock market, I think revenue मिलता रहेगा, profit बनता रहेगा, पैसे हम इन्वेस्ट करते रहेंगे फर्दर बिजनेस मॉडल में. उसके बाद अपने आप ही सबके साथ हो जाता है. वो तो एक, मैं कहता हूँ, बाय प्रोडक्ट है. आई डोंट थिंक द बिजनेस ऑब्लिगेशन इज टू जनरेट प्रॉफिट. बिजनेस ऑब्लिगेशन इज टू मेक मनी, invest in good of society, invest in good of the business, invest in scale of the business. Our business generates money, and that money is what allows us to grow, and we will continue to invest more in the market. I think, well, when you look at the expenditure bucket, somebody can figure this out, that our net EBITDA losses are nearly of what number of people that we have recruited. What do you do with the number of people? You build future. This is a bet on the future of this country, that we will need formal financial services at scale. Paytm bought the payment to this country at 0% MDR. Paytm will bring the formal financial services to the nook and corner of the country at 0% fee, my friend. And that scale allows us to build something phenomenal. We are not here for one day. We are not here as a fireworks. We are here as shining like sun. You will get about $1 billion plus into the company back. And the IPO में आपने बोला है कि आप उसमें एक्विजिशन भी कर सकते हैं, आप कस्टमर एक्वायर करने के लिए भी स्पेंड करेंगे और टेक्नोलॉजी भी स्पेंड करेंगे. तो आपने क्या वो लिस्ट बना ली है कि वो 8,000 करोड़ जो आपको मिला है वो कहाँ किधर जाएगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है वो? सर, सबसे बड़ा जो हमारा प्लान है वो हमारा पेटीएम नेटवर्क एक्सपेंशन है, जिसमें कंज्यूमर मर्चेंट को हमें बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है. ये हमारा प्राइमरी स्पेंड है, और हमने उसमें अपने आरएचपी में क्लियरली मार्क करा हुआ है कि कितना कितना किस बकेट में है, और ये हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी यूज केस और कैपिटल का यूज है जो हम करेंगे. एक्सपेंडिंग द पेटीएम नेटवर्क,
कंज्यूमर, मर्चेंट्स, टेक्नोलॉजी। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। सरकार अब आपसे ये पूछने वाली है कि आप अपने ड्राइवर या मेड को कितनी सैलरी और किस तरह की सुविधाएं देते हैं। दरअसल सरकार ने घरेलू रोजगार को लेकर एक नया सर्वे करने का प्लान बनाया है ताकि रोजगार के आंकड़ों की सही तस्वीर सामने आ सके। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, देश में रोजगार की सही तस्वीर क्या है, इसको जानने के लिए सरकार सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि किन किन क्षेत्रों में कितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं और किस तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं। इसके लिए 4 बड़े जो सर्वे हैं वो कराए जा रहे हैं और ये जो क्षेत्र हैं जो निर्धारित किए गए हैं वो हैं प्रोफेशनल्स, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं और साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कर्स। पहली बार इस तरह के सर्वे में डोमेस्टिक वर्कर को शामिल किया गया है। सरकार इसके जरिए ये जानना चाहती है कि देश भर में चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, लोगों के हाउसहोल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके जरिए सरकार ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उनको कितनी सैलरी आप देते हैं, कितनी दूसरी तरह की सुविधाएं देते हैं। मसलन फेस्टिवल के वक्त में क्या कोई और आर्थिक मदद की जाती है, कुछ बोनस मिलते हैं। कोविड के टाइम में ऐसे लोगों को आपने अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को मेडिकल संबंधी सुविधाएं दी या नहीं दी, ये तमाम जानकारियां जो हैं उनसे ली जाएगी और इसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति बनाएगी रोजगार के मोर्चे पे। सरकार इसके जरिए ये भी जानना चाहती है कि असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से और किस किस तरह के इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। मसलन जो सोशल सिक्योरिटी कोड सरकार लागू करने जा रही है, इन आंकड़ों के आधार पर ये पॉलिसी तैयार की जाएगी कि उनको किस तरह के मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, दूसरे तरह के जो इंश्योरेंस कवर्स हैं वो दिए जाएं। ये आंकड़े उसमें काम आएंगे। साथ ही साथ जो रोजगार से जुड़ी जो पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है उनमें इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। अभी तक जो भी सर्वेस किए जा रहे थे वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर पे निर्भर होते थे, लेकिन पहली बार इनफॉर्मल सेक्टर को इसमें शामिल किया जा रहा है और इससे देश में रोजगार की जो नई तस्वीर है वो भी निकलकर सामने आएगी। सरकार के मुताबिक जून जुलाई तक ये आंकड़े जो हैं, ये जो सर्वे हैं वो चारों सर्वे ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद सरकार जो है रोजगार से संबंधित जो पॉलिसीज है उसको अंतिम रूप देगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के अधिग्रहण को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट स्कीम जारी की है। इस स्कीम के तहत डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है। ड्राफ्ट के मुताबिक डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी रकम 10 सालों के दौरान चरणबद्ध तरीके से मिल जाएगी और तमाम डिटेल्स दे रहे हैं इसको लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक इंडिया ने ड्राफ्ट एमलगेमेशन स्कीम को जारी किया है पीएमसी बैंक के लिए। ये जो ड्राफ्ट स्कीम का प्रपोजल है वो बहुत ही ज़रूरी है पीएमसी डिपॉजिटर्स के लिए और उनके लिए जो आरबीआई प्रपोजल लेके आया वो ये है कि उनका पूरा अमाउंट वापस होगा, लेकिन ये फेजेस में होगा। 10 साल के बाद तक पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिटर्स क्लेम कर सकते हैं और ये एक्वायरर बैंक को देना होगा। और ये होगा कैसे? ये ग्लाइड पाथ ऐसा है कि एलिजिबल जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख तक तो ऑलरेडी इंश्योर्ड किया गया है डीआईसीडीसी द्वारा, तो वो अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि डीआईसीडीसी एक्वायरर बैंक यानी कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस को देगा और बाद में वो डिपॉजिटर्स को पास ऑन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जिन डिपॉजिटर्स का बकाया है वो क्लेम कर सकते हैं 50,000 तक दूसरे साल तक, 1 लाख तक तीसरे साल तक, 3 लाख तक चौथे साल तक और 5.5 लाख तक 5 साल तक। इसके अलावा भी अगर पैसा बचता है तो 10 साल के अंत तक ये क्लेम किया जा सकता है और बैंक ये पूरा भुगतान करेगा कस्टमर्स को। यहाँ पे एक जरूरी चीज नोट करने के लिए ये है कि जो इंटरेस्ट है वो क्लॉक रुक जाएगी 31 मार्च 2021 को। तो ऑल इन ऑल ये ड्राफ्ट स्कीम डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर लेके आती है कि उनको उनका पूरा पैसा मिलने वाला है इस स्कीम के मुताबिक। सेमीकंडक्टर की कमी से ऑटोमोबाइल के अलावा मेडिकल डिवाइस मार्केट भी जूझ रहा है। चिप की कमी के चलते कंपोनेंट कॉस्ट 5 से 8 गुना तक महंगे हो चुके हैं। पुराना स्टॉक खत्म हो रहा है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी।
सेमीकंडक्टर की कमी को लेकर हमने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है इस पर बहुत कुछ पढ़ा भी है और हमने आप तक बताया भी है। लेकिन अब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें सेमीकंडक्टर का और माइक्रोचिप्स का जो इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी भारी कमी देखने को मिल रही है। जितनी भी कंपनी से हमने बात की उनका कहना है कि अब उन्हें डिलीवरी के लिए एक साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। जो कुछ अहम कंपोनेंट्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए अगर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, उनमें 5 से 8 गुना तक की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत मसलन पहले से 50 पैसे हुआ करती थी उनमें भी 10 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कंपनीज का कहना है कि वे 10 गुना कीमतें देने को तैयार भी हैं, फिर भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहले से ही ओवर बुक्ड हैं। जो कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है उनकी डिलीवरी के लिए 2-2 साल तक का भी इंतजार का समय दिया गया है डिलीवरी के लिए। आपको बता दें कि जो पेशेंट मॉनिटर होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं या जितने भी मेडिकल डिवाइसेज जिनमें डिस्प्ले का काम होता है उनमें माइक्रोचिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री में इस समय इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है कि अगर ऐसा लगातार चला आगे भी कमी चलती रही तो अगले 6 महीने के बाद काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है मेडटेक इंडस्ट्री के लिए। तो चिप शॉर्टेज की कमी से मेडिकल डिवाइसेस मार्केट किस तरह से जूझ रहा है, क्या कहती है इंडस्ट्री, आपको सुनाते हैं। कोई कंपोनेंट जो है सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट 2000 थी, उसकी कॉस्ट आज की तारीख में अभी 6000-7000 रुपये कॉस्ट है। जो माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट 200 रुपये थी, उसकी कॉस्ट करीब 1800-1900 रुपये 2000 रुपये है। और ये कॉस्ट पे करने के बाद भी जो डिलीवरी अनसर्टेन है। A lot of these components are now in short and people are looking for stockists all over the world to source their components. And even otherwise, even prior to the pandemic, there were stockists who were keeping some critical parts and selling at higher value, but very quick delivery. Now the delivery times have increased and the prices have shot up. चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।